नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम लोग जैक का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्लास 9th का है और सब्जेक्ट जो है सो सामाजिक विज्ञान है। तो क्लास 9 यानी कक्षा 9th के लिए जो भी जैक यानी जैक बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह एक मार्गदर्शन का होगा और इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी में धार ला सकते हैं। इसमें टोटल जो है सो आपके बोर्ड एग्जाम में 40 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है। लेकिन आपके जो है 2026 में जो एग्ज़ाम होगा में भी बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा होगा, उसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, कुछ राइट करने वाला भी रहेंगे। तो अभी आया नहीं मॉडल आंसर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया नहीं। जैसे ही आएगा आपको हम यहाँ पे ज़रूर अपलोड करेंगे और आपको ये सूचना ज़रूर देंगे और वीडियो को डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। तो ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग बोलते हैं JCERT, 2024-25 ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया था और इसके अनुसार ये हम लोग पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से होगा। ये कक्षा 9 के लिए है। विषय जो है सो सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस है। समय आपको मिलता है 1 घंटा यानी 1 आवर 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट में 40 का 40 क्वेश्चन करना रहता है कंप्लीट OMR शीट में और फुल मार्क्स रहता है 40। तो इस प्रकार से ये जैक बोर्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी में पढ़ रहे हैं ये NCERT JCERT आधारित अनुरूप है। ये जैक के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चन जो है से आपका नॉलेज ज्ञान बढ़ेगा और आपके मार्क्स जो है से इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जामों में ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो देखिए यही तरह से वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी से अगर तैयारी करके रखेंगे, अगर अभी से आप इसको पढ़ के रखेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है, 4 से 5 महीना है। तो इस प्रकार से जो है से आने वाले एग्जामों में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर इससे पढ़ के रखेंगे तो आपको पास जो है से 40 ये जो 1 घंटा 30 मिनट है वो टाइम आपको पूरा बच जाएगा जिस क्वेश्चन बनाने में आप टाइम को देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है सामान्य निर्देश दिया गया है जिसमें इस प्रश्न में कुल 40 प्रश्न रहेंगे। यानी कि इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहता है। देखिए टोटल इस जो सामाजिक विज्ञान का होगा उसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेगा। सभी जो है अनिवार्य कंपलसरी आपको सभी के सभी बनाना है और प्रत्येक प्रश्न से 2 अंक का होगा। यानी 40 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आप बोल सकते हैं कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आप समझ में आ रहे हैं? 80 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करें। यानी कि सही विकल्प का 4 ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और यहाँ ABCD करके A B और फिर C और D इस तरह से ऑप्शन रहेगा। इनमें से कोई एक ट्रू होगा, जो सही होगा उसको आपको टिक लगाना है, सर्कल करना है। गलत उत्तर के लिए आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। आप गलत भी मार देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि टॉप करें, अगर आप चाहते हैं कि 90% लाएँ, एक्सेलेंट लाएँ, यानी वेरी गुड से भी एक्सेलेंट, तो आपको सारा सब्जेक्ट में 40 में से आपको 37 से 38 करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है साथियों दोस्तों, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे देखते रहेंगे तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है। अब क्या 2019 से लेकर 2019-18 से लेकर सारे का क्वेश्चन बैंक कर लीजिए कंप्लीट। यानी 2019 से लेकर 2025 तक सारा MCQ कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25 बहुत साल का हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा जो आपका ऑलरेडी आएगा और वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो क्वेश्चन बैंक हम अपने वीडियो में लाएंगे। 2019 का क्वेश्चन बैंक लाएंगे, इसी तरह से पूछा गया था 2020, 21, 22 और 25 का भी लाएंगे। तो ये मॉडल पेपर जानते हैं 2019 से मॉडल पेपर लाएंगे। तो ये हमारा 2024-25 के लिए मॉडल, यानी कि 2025 में जो मॉडल पेपर आया था, यानी 24 में जो आया था, 24-26 के लिए विद्यार्थियों को वो है। तो अभी आया नहीं है आप लोगों के लिए आएगा तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए दिया है कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, अनिवार्य आपको बनाना है। 40 के 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा यानी 80 मार्क्स का रहेगा। आप गलत भी करते हैं तो आपको यहाँ जो है मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका नॉलेज और ज्ञान दोनों बढ़ेगा। वीडियो पर बने रहें, हम थ्योरी भी ला रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग सारे MCQ सारे चैप्टर वाइज भी करेंगे और हम लोग जो मॉडल पेपर भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। अगर कुछ हम हिंदी में भी बताएंगे आपको और इंग्लिश में भी, यानी बाइलिंगुअल बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, ताकि आप जब आगे चल के साइंस लेंगे तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। क्योंकि साइंस में पूरा का पूरा इंग्लिश रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अभी से सुनते रहिए, 10th में भी आपको काम आएगा और आपका नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको हालांकि इंग्लिश हिंदी में ही बताएंगे, लेकिन कुछ वर्ड का हम इंग्लिश बता देंगे कि इसका मतलब ये होता है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, इसे फ्रांसीसी क्रांति को फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये फ्रांस में हुआ था। इसका कैपिटल पेरिस, फ्रांस यानी फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है। और यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं। तो ये कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा 1776 में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1776 में, लेकिन हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में जो है हम लोग पढ़ते हैं 1789 में, तो आप याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति पूछा गया तो 1776 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है, तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। जैसे मध्यम का मतलब मिडिल होता है और वर्ग मतलब क्लास होता है, तो मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास, यानी बुर्गोसिस, ये जैसे बुजुर्वा कहते हैं, इस शब्द का मतलब होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक वर्ड आया था बुजुर्वा, यानी बुर्गोसिस बोलते हैं। इसी प्रकार से 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच पॉलिटिकल फाउंडेड द रेडिकल जैकोबिन, जैकोबिन का स्थापना किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा ये जारी किया गया है, तब जो आपका एग्जाम लेगा उसी के द्वारा ये रिलीज किया गया। 3 का आंसर डी हो जाएगा जैकोबिन, यानी कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी, तो जैकोबिन्स की थी, यानी ये कट्टरपंथी था, नाम था जैकोबिन। ये राजनीतिक पॉलिटिकल क्लब का स्थापना किया, नाम था जैकोबिन। तो इसको इस राजनीतिक क्लब का नाम था जैकोबिन, और इसका स्थापना यानी कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की, तो जैकोबिन्स की आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर। तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एक एम्परर राजा फ्रांस का घोषित कर दिया। तो 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। फिर पूछा जा रहा आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में कि होलोकास्ट किससे संबंधित है, तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध से, यानी होलोकास्ट एसोसिएटेड विद, होलोकास्ट से किससे संबंधित है, होलोकास्ट जो है से द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो है से हमारा चलता है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, इतना यही 1945 ईस्वी में नागासाकी और हिरोशिमा जापान में एटॉमिक बम गिराया गया था, फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है, जापान ने हार मान लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध होलोकास्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है 6 कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो सिंपल आंसर है हमारा 6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गंगा नदी। गंगा का 25 किलोमीटर हाइट है, याद रखेंगे। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये पूरा भारत का अक्षांशीय सीमा क्या है, लैटिट्यूड एक्सटेंड पूछा जा रहा है इंडिया का, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट टू नॉर्थ टू द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विच इज द नॉर्दर मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे नॉर्थ वाला ऊपर में भारत का माउंटेन रेंज कौन सा है, उत्तरी में, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है सबसे उत्तर में, आप जानते हैं हिमालय में हिमाद्री है एंड और भी क्या शिवालिक है। फिर कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो कपास जो है काली मिट्टी में होता है, तो ब्लैक सॉइल बोलेंगे, यानी कि ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ये कौन सी भारत की नदी है जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो 10 का राइट आंसर भी हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी, देखिए गोदावरी जो है से महाराष्ट्र के नासिक जिला के महाबलेश्वर पर्वत से निकलता है और पश्चिम से निकलते हुए पूरब क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है और डेल्टा का निर्माण करता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि कृष्णा के दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो दोनों में अंतर है, आप याद रखेंगे। 11 नंबर, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा लोगों द्वारा शासन, यानी रूल बाय पीपल, जो पीपल है शासित करेंगे, लोगों का जो राजा है लोगों के द्वारा चुना जाएगा, वही डेमोक्रेसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि एक ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो लोग अपना प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव खुद करते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा लोकतंत्र। इसे ही तो डेमोक्रेसी करते हैं, यानी राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं, तो यही पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन सा कंट्री है, देश है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न होता है, यूरोप देश का एक देश, यूरोप कॉन्टिनेंट महाद्वीप का एक देश है। देखिए भारतीय संविधान का अपनाया गया था, एंड व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये अपनाया गया, इस वर्ड को देखिए अडॉप्टेड, तो ये कब अपनाया गया था, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी,
यानी कि 26 नवंबर 1949 इसे अपनाया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो 1950 ईस्वी में लागू किया गया, लेकिन अपनाया गया, एडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1950। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों पूछा जाता है। फिर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे माना जाता है, आर्किटेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। जिसे बी आर अम्बेडकर कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है पिता भारतीय संविधान का। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में क्या है, कृषि। लोग क्या करते हैं अभी गाँव में, घरों में आप देखिए, अपने घरों में क्या करते हैं लोग, कृषि करते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, एग्रीकल्चर। जो है कृषि को हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर मुख्य है, मेन ऑक्यूपेशन है रूरल इंडिया का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 17 नंबर कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो जो देखिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ मनी स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। तो सामानों को खरीदने और बेचने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो हम खर्च करते हैं पैसा, उसे क्या कहते हैं। तो हम अगर मान लीजिए कोई वस्तु और सेवा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुकेश अंबानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उस पर पैसा वो खर्च करता है, तो इसे ये क्या कहता है। तो 17 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल इसका इंग्लिश में बोला जाता है। तो पूंजी का मतलब कैपिटल होता है। तो मुकेश अंबानी कैपिटल लगाया है, तो उसका भी इनकम हो रहा है। विच सेक्टर इज नॉन एज द प्राइमरी सेक्टर। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृषि। यानी कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो कृषि, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ये प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर का ये है, क्योंकि जितने भी कृषि निर्माण कार्य से संबंधित है, खेती बाड़ी से, वो प्रथम में आता है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस, यानी पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, कितने लोग, कितने परसेंट लोग भारत में पढ़े लिखे थे। तो 19 का हो जाएगा ए, 74.40, यानी 74.04% या 74.04% आप याद रखेंगे। जनगणना 2011, जनगणना का मतलब होता है सेंसस, यानी हर 10 साल में एक बार जनगणना कराया जाता है। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डेटा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन संगठन एकत्र करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्विस ऑफिस, ऐसे इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो आर्क भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क रेखा जो है भारत से भी पास होता है और झारखंड के रांची से भी पास होता है, झारखंड के कैपिटल से। तो 8 राज्यों से पास होता है, यही पूछा गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कुछ नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका जो फादर था वो स्वामीनाथन था। इसी प्रकार से MS स्वामीनाथन का नाम आप सुने होंगे। कौन सी मौलिक अधिकार कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। देखिए कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इंश्योर करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब इक्वल है, मोदी हो या प्राइम मिनिस्टर हो या नेता हो या राजनेता हो। तो इस प्रकार से 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है हम लोग का, फंडामेंटल राइट है, जो कानून के समझ सब इक्वल है, ये हमें प्रदान करता है। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जो पुनः पूर्ति की जाती है, यानी व्हाट इज द टर्म रिसोर्स एट कैन बी रिप्लेनिश्ड। अपने आप फिल हो जाएगा, वाटर जो है कभी खत्म नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक रिफिल या रिसाइकल होता रहता है। तो 24 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। ये प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्स के प्रकार होते हैं, 2 टाइप, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल, जिसमें रिसाइकल किया जा सकता है, जो लिमिटेड नहीं है। इसका एग्जांपल जो है सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। इस प्रकार से आप समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो 25 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वास्तिक था। तो आप याद रखेंगे, स्वास्तिक नाजी पार्टी का सिंबल था। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया का। तो देखिए आधिकारिक भाषा अगर भारत की बात करें तो वो तो हिंदी है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी है। तो राइट आंसर यहाँ पे 26 का हो जाएगा बी। देखिए विच इवेंट इज कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1। तो पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ, ये इसको आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है।
और कौन सा सिंबल था जो पहला विश्व युद्ध में हेल्प हुआ। तो किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की? तो वर्ल्ड, इसे आप बोल सकते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड वार 1 था। ये 1914 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1918 ईस्वी में एंड होता है। इतने सालों तक ये चला प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका कौन सा घटना? तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आर्क्यूडूस फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, विच लेयर ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल? तो लेयर का कौन सा सॉइल मोस्ट फर्टाइल होता है? तो ऊपरी मिट्टी। मिट्टी की ऊपरी मिट्टी जो है इसे टॉप सॉइल बोलते हैं। टॉप सॉइल सबसे क्या होता है? फर्टाइल होता है। इसमें खेती बहुत अच्छा से होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक होता है, न्यूट्रिएंट होता है, मिनरल्स होता है। तो मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, जिसमें खेती करेंगे बहुत अच्छा से होगा, पैदावार फसल बहुत अच्छा से ग्रो होगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऊपरी मिट्टी। ऊपरी का मतलब होता है टॉप। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया? है ना, बोल रहा है भारत में कानूनों को क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में कानून को कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन क्रियान्वयन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका जिम्मेदार है। फिर पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज? पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बायोमास। वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? तो आप याद रखेंगे बायोमास को बायोमास ही कहते हैं। यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर गांव में जाएंगे तो एनर्जी कहाँ मिलता है? तो उसका बोल सकते हैं बायोमास से मिलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे है? तो किस देश में है? तो 31 का ही हो जाएगा। ये अमेरिका में है। अमेरिका को यूएसए बोलते हैं और शॉर्ट में अमेरिका भी बोलते हैं। इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ का प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार से दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई है? विच मेथड ऑफ कल्टीवेशन अडॉप्टेड द वाइट सेल्टर इन यूएसए? यूएसए में जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए बोलते हैं, यहाँ पे श्वेतवासियों के द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई है? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गहन कृषि। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा, लू कहते हैं। लू चलता है, आप लू जानते होंगे, बिहार, झारखंड, यूपी क्षेत्रों में जो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा हवा चलता है उसे लू कहते हैं। इस प्रकार से इसमें दिया गया था और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ये हार्ड नहीं था। कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप जानते होंगे। हालांकि ये डीप है, आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी, आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। प्रवास से कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? ये माइग्रेशन, चेंज, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों के क्षेत्र, यानी कि बोथ द एरिया ऑफ डिपार्च एंड अराइवल। यानी कि कोई देश भारत से गया तो संख्या कम हुआ, कोई दूसरे देश से भारत में आया तो संख्या बढ़ा। तो बोल सकते हैं कि आने और जाने से किसी भी देश की जो जनसंख्या, उसकी संख्या में, उसके वितरण में और संरचना में चेंज होता है। अगर बहुत बहुत सारे आदमी झारखंड से चले जाएंगे तो झारखंड की आबादी कम हो जाएगा। बहुत सारे बिहार से झारखंड में आएंगे तो झारखंड की आबादी बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से अंतर होता है। तो गरीबी रेखा क्या है आपसे पूछा जा रहा है? गरीबी को पॉवर्टी बोलते हैं, यानी पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा क्या है? तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बुनियादी ज़रूरत क्या है? कपड़ा, मकान और रोटी, या फिर ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए उतना पैसा भी आप कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे आप चले गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के सदस्य यानी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को बोलते हैं संविधान सभा, और सदस्य का मतलब मेंबर होता है। तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था संविधान सभा का? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जबकि राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर में हमारा 38 में दिया गया। तो ये यहाँ पे हम लोग चलिए इसकी हिंदी ही देख लेते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही होगा जाति। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अपनाया गया नहीं पूछ रहा है, कब लागू हुआ? अपनाया गया 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू हुआ सो पूछा जा रहा है। इसे अडॉप्टेड बोलते हैं, कम इनटू इफेक्ट बोलते हैं, और अपनाया गया को अडॉप्टेड बोलते हैं। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 जनवरी 1949 को अडॉप्टेड हुआ था और ये इफेक्ट में आया था, यानी ये लागू हुआ था और ये अपनाया गया था, दोनों में अंतर है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी कि 1931 का सेशन जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान यानी कि 1931 का, ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो सिंपल यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था डी, यानी कि कराची में हुआ था। कराची अब पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखे, जो कि प्रीवियस ईयर का था, जो कि यहाँ से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आंसर की था, हालांकि यहाँ आंसर हम तो आपको बताए हैं एक एक करके, तो ये आप लोड कर सकते हैं, इसको पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे से आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा। और ये जो है नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम आपके स्कूल में जो टेस्ट होगा या फिर आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं, तो ये सब वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये सब आप अगर समझ के रखते हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, जैक से समझ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 40 मार्क्स पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।